नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सभी के लिए, चाहे आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं या बीएमएलटी डीएमएलटी की स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब जो ये आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत बेसिक है और इसमें से एग्ज़ाम में, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर आपके कॉलेज स्तर के एग्ज़ाम हो, सब में ये पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, इसको सीरियसली नहीं पढ़ते हैं। ये टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ द मेडिकल लेबोरेटरी? मेडिकल लेबोरेटरी है क्या? व्हाट आर लैब टेस्ट? लैब टेस्ट क्या क्या हैं? टाइप ऑफ लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज के टाइप क्या हैं? लैब के डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? रोल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब ऑर्गेनाइजेशन, लेबोरेटरी की पॉलिसीज़ और स्ट्रक्चर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी सर्विसेज। इतने टॉपिक जो हैं आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें से स्ट्रक्चर मेडिकल लेबोरेटरी से सवाल आ चुके हैं एम्स में, लेबोरेटरी पॉलिसी से सवाल आ चुके हैं एम्स में, लैब ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, स्टेट लेवल के सवाल पूछे जा चुके हैं, लैब डिपार्टमेंट से सवाल पूछे जा चुके हैं एम्स में। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक कुल मिलाकर के इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम जो बात सीखेंगे, आपको बहुत कुछ नई चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं, और आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखे होंगे, तो भी इस कंप्लीट लेक्चर को पूरा देखना, तो आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें क्लियर होते चले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहली चीज़ तो केवल लैब की अगर हम बात करें तो लैब की जो डेफिनेशन आपको यहाँ पर निकल करके आता है कि लैब की डेफिनेशन क्या होने वाला है। लैब के अंदर हम करते क्या हैं? प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ये, जो कि कंट्रोल कंडीशन में है ना, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कंट्रोल कंडीशन में, एक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और मेजरमेंट में भी परफॉर्म्ड। ठीक है, ये सारे के सारे काम हम लेबोरेटरीज़ के अंतर्गत करते हैं। लेकिन जब हम इसमें मेडिकल लेबोरेटरीज शब्द इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब इसका पूरा परिभाषा बदल जाता है, या फिर हम क्लिनिकल लेबोरेटरीज कह रहे होते हैं। इस सिचुएशन में होता क्या है, अब हम यहाँ पर एक क्लिनिकल स्पेसिमेन का टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे। क्लियर बात है? आपको समझ आ रहा है? तो लेबोरेटरीज वेयर टेस्ट आर डन, है ना। अब हम टेस्ट डन करेंगे ऑन क्लिनिकल स्पेसिमेन इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ ऑफ पेशेंट एज pertaining to the diagnosis, treatment and prevention of disease। अब देखो, ऐसा मेडिकल लेबोरेटरी जो टेक्नीशियन होते हैं वो लेबोरेटरीज के अंदर, या मेडिकल लेबोरेटरी या क्लिनिकल लेबोरेटरी कह लीजिए, उसके अंतर्गत ये करता क्या है? इसमें हम क्या करते हैं कि प्रयोगशाला जहाँ पर रोग का निदान, उपचार और रोकथाम से संबंधित रोगी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नैदानिक नमूनों पर परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आपको दे दिया ताकि जो हिंदी मीडियम से हैं उनको भी आसानी से समझ में आ सके। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। किसी भी मरीज का हम सैंपल लेते हैं, उसका टेस्ट लगाते हैं, मतलब डायग्नोसिस करते हैं, और उससे पता लगाते हैं कि जो भी सैंपल हमारे पास आया है वो किसी भी प्रकार का सैंपल हो सकता है, उसमें हम आगे जाकर के अभी बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ब्लड आया। अब उस ब्लड में कौन सी चीज़ें डायग्नोस करने से मालूम चल रहा है एबनॉर्मल है या फिर नॉर्मल कंडीशन है ना। अगर कोई बीमारी है तो एबनॉर्मल वहाँ पर शो कर जाएगा, अगर नहीं है तो नॉर्मल आ जाएगा। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम मरीज का उचित तरीके से क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे जांच के आधार पर ही वो ट्रीटमेंट डॉक्टर क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, है ना। तो हमारे जो मेडिकल लेबोरेटरीज का डिपार्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट और अहम हो जाता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में सीखना और बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? इतना इंट्रोडक्शन आई होप समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रोल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी सर्विसेज। अब मेडिकल लेबोरेटरी सर्विसेज के रोल क्या क्या हैं? ठीक है, क्या क्या चीज़ रोल हैं इसके? मेडिकल लेबोरेटरी सर्विसेज के प्ले एसेंशियल रोल। सबसे पहली चीज़ तो ट्रीटमेंट पेशेंट एंड मॉनिटरिंग देयर रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, है ना। जो भी पेशेंट हमारे पास आया है उसका उपचार, और उपचार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का निगरानी करना है कि वो रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है। देखो, आपने टेस्ट परफॉर्म किया, उसका ट्रीटमेंट चालू होगा। अब ट्रीटमेंट जब चालू हो रहा है तो उस मरीज में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी आप कैसे पता करेगा डॉक्टर? टेस्ट परफॉर्म करके। मरीज रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है? वो कैसे मालूम चलेगा? अब जैसे किसी पेशेंट को शुगर है, आपने शुगर का टेस्ट किया, मालूम आया शुगर हाई है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, मेडिसिन दिया, जब मेडिसिन मरीज खा रहा है, अब वो शुगर का लेवल कम हुआ है नहीं हुआ है, वो कैसे आप पता लगाओगे? मॉनिटरिंग कैसे करोगे? टेस्ट के द्वारा ही करोगे। समझ आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट रोल हो गया। अगला रोल क्या है? ये सब
ऑप्शन में आएंगे, इसलिए ध्यान से एक एक बात को समझना आप। मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड इन इन्फेक्शन एंड डेंजरस पैथोजेंस या फिर डिसीज कॉसिंग ऑर्गेनिज्म। अब जो भी खतरनाक रोग पैदा करने वाले पैथोजेंस हैं, है ना, उनके विकास और प्रसार की निगरानी भी करना है, मॉनिटरिंग भी करना है। जैसे अभी कोविड का आया था डिसीज, है ना, वो किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, कितने मात्रा में हो रहा है, वो कैसे मालूम चले? आप टेस्ट के द्वारा ही कर सकते हो। तो टेस्ट बिल्कुल जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसमें आता ही आता है, इसलिए हम इसको रोल एसेंशियल रोल बोल देते हैं कि हम मेडिकल लेबोरेटरी सर्विसेज के एसेंशियल रोल क्या क्या हैं। ठीक है, तो मॉनिटरिंग क्या क्या करेंगे हम? डेवलपमेंट ऑफ स्प्रेड, इस इन्फेक्शन जो होता है वो स्प्रेड कहाँ तक हो रहा है, ठीक है, और जो पैथोजन डेंजरस हैं, ये सारी चीज़ों को हम निगरानी करेंगे टेस्ट के माध्यम से। अगला है डिसाइडिंग इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट मेजर प्रिवेलेंट डिसीज। अब जो जितने भी आपके डिसीजेस हैं, मेजर प्रिवेलेंट डिसीज, है ना, प्रमुख प्रचलित बीमारी इसको हिंदी में बोलते हैं, के खिलाफ प्रभावी नियंत्रण उपायों का निर्णय लेना है। ठीक है, तो ये डिसाइड हम कैसे करेंगे? आपके मेडिकल लेबोरेटरी सर्विसेज के माध्यम से। अगला है आपका डिसाइडिंग हेल्थ प्रायोरिटीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस, मतलब जो स्वास्थ्य की प्राथमिकताएं हैं, है ना, प्राथमिकताओं को हम क्या करेंगे? निर्णय लेना है, और संसाधनों का क्या भी करेंगे? आवंटन भी करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं एसेंशियल रोल हैं, ये आपके पॉइंट्स में आएंगे जब भी पूछा जाएगा सवाल, तो ये आपके ऑप्शन में रहेंगे कि निम्नलिखित में कौन से एसेंशियल रोल हैं आपके पैथोलॉजी के, या इनमें से नहीं हैं, ऐसा भी आएगा। तो नहीं है में नॉट लिखा हुआ आता है, तो इनमें से 3 ऑप्शन आपके सही रहेंगे और एक ऑप्शन रहेगा जो कि गलत रहेगा, तो नॉट में वही चीज़ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, इन्हीं पॉइंट्सों में सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इनको याद रखना, ताकि आपको जब भी एग्जाम में सवाल पूछें वो आप क्लियर जवाब दे पाओ उनका। अब यहाँ पर देखो, अगर विदाउट रिलायबल लेबोरेटरी सर्विसेज, अगर रिलायबल लेबोरेटरी सर्विसेज नहीं है, तब क्या क्या हो सकते हैं? देखो, द सोर्स ऑफ डिसीज में नॉट बी आइडेंटिफाई करेक्टली, है ना, रोग के स्रोत का सही पहचान नहीं हो पाएगा। अगर रिलायबल लेबोरेटरी सर्विसेज नहीं है हमारे कंट्री में या कहीं भी किसी भी जगह पर, तब क्या हो सकता है? रोग के स्रोत जो हैं उनका पहचान नहीं हो पाएगा। अगला क्या है? पेशेंट्स आर लेस लाइकली टू रिसीव द बेस्ट पॉसिबल केयर। अब जो पेशेंट रोगग्रस्त है, या उसको बीमारी है या डिसीज है ना, तो उनका देखभाल नहीं हो पाएगा सही तरीके से। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी का पता ही नहीं चल पाएगा। अब किसी को अगर टीबी है, उसको मालूम ही नहीं चल रहा है कि उसको टीबी है, खांस रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वो जांच ही नहीं करा रहा है। जांच नहीं कराएगा तो बीमारी का पता नहीं चलेगा, बीमारी का पता नहीं चलेगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो केयर कैसे होगा? समझ आ रहा है? वो स्वस्थ हो ही नहीं पाएगा। तो ये एक नुकसान है रिलायबल सर्विस नहीं होने के कारण। रेजिस्टेंट टू एसेंशियल ड्रग में डेवलप एंड कंटिन्यू टू स्प्रेड, है ना, आवश्यक दवाओं के प्रति जो भी प्रतिरोध विकसित हो सकता है वो क्या होगा? फैलता रह सकता है, कंटिन्यूस जो है वो स्प्रेड होता रहेगा। जैसे टीबी की हमें एग्जांपल लिया है ना, अगर टीबी को आप सही तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दोगे, है ना, तो वो फैलने से बच जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो दूसरों को फैलाता चला जाएगा, स्प्रेड होता चला जाएगा डिसीज। एपिडेमिक डिसीज में नॉट बी आइडेंटिफाई ऑन टाइम एंड विथ कॉन्फिडेंस, है ना, महामारी जो आता है जैसे कोविड है, अब टेस्ट लगा रहे हो तब तो मालूम चलेगा हाँ कहाँ कहाँ फैल रहा है। अब जब ये होगा ही नहीं तो मालूम महामारी का पता ही नहीं चलेगा, और वो क्या चल रहा है, समय पर नहीं मालूम चलने से वो फैलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके रिलायबल लेबोरेटरी सर्विस नहीं होने का, विदाउट। क्लियर? अब व्हाट इज मेडिकल लेबोरेटरी साइंस? मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है क्या? मेडिकल लेबोरेटरी साइंस इज द यूज क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट, डायग्नोसिस, मॉनिटर एंड ट्रीट डिसीज। क्लियर है? मेडिकल लेबोरेटरी साइंस क्या है? इसमें हम यूज करते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है, जो कि डिटेक्ट करेंगे, डायग्नोस करेंगे, मॉनिटर करेंगे और ट्रीट करेंगे डिसीज को। जो भी बीमारी उसमें से निकल के आएगा उसको हम क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। तो वही हिंदी में लिखा हुआ है, चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान, रोग का पता लगाना, निदान करना, निगरानी करना और उपचार करने के लिए नैदानिक प्रयोगशाला परीक्षणों का उपयोग करना। ठीक है, अगला जो यहाँ पर दिया है, ब्लड, टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स कैन बी केमिकली एनालाइज्ड एंड एग्जामिन्ड फॉर फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंड एबनॉर्मलिटीज़। जो फॉरेन पार्टिकल्स है, ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर किए हैं, या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कोई भी चीज़ कम बढ़ा हुआ आपके शरीर में है, उसका पता आप कैसे लगाओगे, है ना? चाहे आपका सैंपल ब्लड हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, या बॉडी फ्लूइड्स, कोई सा भी हो सकता है, उसको केमिकली आप क्या करोगे? एनालाइज करोगे एंड एग्जामिन करोगे आपके लेबोरेटरीज़ के अंदर। ठीक है,
अगला है आपका, दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज्ड बाय द मेडिकल टीम टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग ए पेशेंट मेडिकल केयर। 85% ऑफ मेडिकल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग। कितना बड़ा पॉइंट है ये, 85% ऑफ ऑल मेडिकल डिसीजंस जितने भी लिए जाते हैं उसका इलाज किस तरीके से होना है, वो सारे के सारे जो हैं आधार आपका क्या है, आपके मेडिकल लैब का टेस्ट जो डायग्नोस आप करते हो। डॉक्टर ऐसे ही कोई सा भी दवाई दे करके पेशेंट को क्योर नहीं कर सकता है ना, वो डिपेंड करेगा आपके टेस्ट पर। टेस्ट आपने लगाया है तो यह जानकारी का उपयोग चिकित्सा टीम द्वारा रोगी की चिकित्सा देखभाल के बारे में निर्णय लेने के लिए किया जाता है, और सभी चिकित्सा निर्णय जो हैं 85% नैदानिक प्रयोगशाला परीक्षण के परिणामों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, है ना। अब देख लेते हैं अगला, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं। लेबोरेटरी टेस्ट, व्हाट आर लैब टेस्ट। लैब टेस्ट है क्या? लेबोरेटरी टेस्ट आर मेडिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व टेस्टिंग सैंपल ऑफ ब्लड, यूरिन और अदर टिश्यूज और सब्सटेंस इन द बॉडी। तो आपके बॉडी से ये डिपेंड करता है सैंपल कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन कहाँ है, ठीक है, किस जगह पर है, तो उस हिसाब से आपके बॉडी से सैंपल्स लिए जाएंगे। वो आपका ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है, स्टूल हो सकता है, अदर बॉडी फ्लूइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सैंपल्स जो हैं हम कलेक्ट करते हैं अपने लेबोरेटरीज में, जिनका हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, और मेडिकल का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो वो सारे सैंपल का हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस या टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वाई डज यूर डॉक्टर यूज लैब टेस्ट। आपका डॉक्टर जो है लैब टेस्ट इस्तेमाल क्यों करता है? यूर डॉक्टर यूज लेबोरेटरी टेस्ट टू हेल्प। क्या क्या हेल्प मिलता है उसको? आइडेंटिफाई चेंज इन यूर हेल्थ कंडीशन बिफोर एनी सिम्टम्स ऑकर। मतलब किसी भी लक्षण से होने से पहले आपकी स्वास्थ्य की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की क्या करता है, पहचान करता है। अब अगर आपको कोई डिसीज है, इन्फेक्शन है, तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएगा या परिवर्तन, चेंजेस होगा, है ना। सिम्टम्स तो हर बीमारी का नहीं होता है, कुछ कुछ बीमारी का ऐसा है जो सिम्टम्स आपका बॉडी दिखाता है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो साइलेंट रहते हैं, है ना, उसका मालूम नहीं चलता। बहुत सीरियस कंडीशन होता है तब जाके मालूम चलता है, लेकिन जब आप टेस्ट परफॉर्म करवाओगे तो टेस्ट लगाने से मालूम चल जाएगा, हाँ भाई इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है। डायग्नोसिस ए डिसीज और कंडीशन इवन बिफोर यू हैव सिम्टम्स। आपके लक्षण होने से पहले ही किसी बीमारी या स्थिति का क्या होता है, निदान हो जाता है, ठीक है, डायग्नोसिस के द्वारा। वही चीज़ है, प्ले यूअर ट्रीटमेंट फॉर डिसीज और कंडीशन। अगर किसी बीमारी में आप हैं, आपको पता लग गया है लैब टेस्ट के द्वारा, तो डॉक्टर को ये मालूम चलता है कि भाई इसको ट्रीटमेंट देना क्या है ना, उसके कंडीशन के हिसाब से। समझ आ रहा है? तो ये सारे के सारे चीज़ हम कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि डॉक्टर को लैब टेस्ट से फ़ायदा क्या होता है, मिलता क्या है। एवेल्यूएट यूअर रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट और मॉनिटर द कोर्स ऑफ ए डिसीज ओवर टाइम। किसी भी उपचार के प्रति आपकी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना या समय के साथ किसी बीमारी का पाठ्यक्रम की निगरानी करने। कहने का मतलब ये है, डॉक्टर जब उसको मालूम चल गया कि कोई भी एक मरीज आया है, इसको कोई सा भी, जैसे टीबी की बीमारी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, टीबी हुआ, इसका आपने डायग्नोस किया, है ना। ये मरीज किसके पास आया? डॉक्टर के पास। इसने बोला साहब खांसी चल रहा है, 2-3 हफ्ता हो गया या 1 महीना हो गया। डॉक्टर ने दिमाग लगाया कि भाई ऐसे तो बोल नहीं सकता कि हाँ तो मैं टीबी है और टीबी का ट्रीटमेंट चालू कर दिया, है ना, ये पॉसिबल नहीं है ना, डॉक्टर अपने हिसाब से नहीं कर सकता। यहाँ पे डॉक्टर क्या बोलेगा कि इसको जाओ भैया आप लैब में जाओ और एक जांच करा लो, ठीक है। किसकी जांच करा लो? स्पुटम की। अब स्पुटम की जांच उसको कराने को बोला, स्पुटम की जांच ये कराएगा। जांच में इसको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन डिटेक्ट हो गया, है ना, वो स्लाइड के माध्यम से, फर्दर अभी हम टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब जब इसको मालूम चल गया कि टीबी है, अब ध्यान से समझना ये हम क्यों सीख रहे हैं, अब टीबी है, अब फिर ये डॉक्टर के पास आएगा। अब डॉक्टर इसको डॉट्स मतलब इसको टीबी का इलाज चालू करेगा। अब टीबी का इलाज तो चालू कर दिया, अब देखना ये भी है कि जो ये दवाई खा रहा है इसका असर ये कितना हो रहा है। अब इसका फॉलोअप भी होगा भाई साहब। फॉलोअप कैसे होगा? 2 महीने बाद आएगा, हर महीने भी करा सकता है। 2 महीने के बाद फिर हम इसको बोलेंगे कि आके भैया जांच कराओ, क्या प्रोग्रेशन है इसमें, आप जो दवाई खा रहे हो उसमें सुधार है कि नहीं। आएगा, हम देखेंगे स्लाइड, अभी जैसे 3+ आया था ये, है ना। अब 2 महीने बाद दवाई खा के आएगा, हो सकता है नेगेटिव आ जाए या फिर इसके एंटी आ जाए, थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं बैक्टीरिया, पॉसिबल है
है ना, ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 2 महीने के बाद पॉसिबल है, हो सकता है, तो पता चलेगा कि हाँ भाई दवाई खा रहा है उसका असर तो हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया मर रहे हैं। ठीक है, जब पूरा दवाई ख़त्म हो जाएगा तब भी फिर से आएगा फॉलोअप कराने के लिए, फिर हम इसका जांच करेंगे और देखेंगे कि इसका टीबी का दवाई का असर कितना हुआ है, ये डॉक्टर देखेगा, है ना। अगर नेगेटिव आ रहा है, नॉट डिटेक्टेड है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब पता चल रहा है कि हाँ भाई मरीज ठीक हो गया दवाई खा करके। तो ये मेडिकल लैब के टेस्ट से कितने सारे चीज़ एक मरीज के बीमारी से, है ना, हमारा कितना अहम रोल है, ये आप बात समझना। ठीक है, टेस्ट की कितनी अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझ आ गया होगा। समझ आ रहा है, हमारे टेस्ट के रिपोर्ट से ही सारा खेल है ट्रीटमेंट का या मरीज के स्वस्थ होने का। समझ आ रहा है, हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए आप इस बात को समझिएगा कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लैब के टेस्ट का। अब लेबोरेटरी टेस्ट की बात कर लेते हैं। मैनी फैक्टर अफेक्ट टेस्ट रिजल्ट। टेस्ट रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे सेक्स कौन सा है, एज है ना, व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक, आप क्या खाते हैं, क्या पी रहे हैं, मेडिसिन कौन सा आप ले रहे हैं, हाउ वेल यू फॉलोड प्री टेस्ट इंस्ट्रक्शन, जो आपसे बोला जा रहा है कि भाई टेस्ट से पहले कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आपको रखने हैं, खाली पेट आना है, खाना खा के आना है, सुबह का सैंपल लाना है, कब आना है। समझ आ रहा है, ये सारे के सारी चीज़ वेरी करते हैं आपके जो टेस्ट के रिजल्ट हैं उसमें। व्हाट डू लैब टेस्ट शो, आपका लैब का टेस्ट क्या चीज़ दिखाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैब का टेस्ट जो शो करता है वेदर और नॉट यूर रिजल्ट फॉल विद इन नॉर्मल रेंज। एक नॉर्मल रेंज जो है जिसको रेफरेंस वैल्यू आप कहते हैं, ये हर टेस्ट का फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए 10 से 20 के बीच में किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट का नॉर्मल रेंज दे दिया कि 10 के बीच में आना चाहिए, जिसको हम नॉर्मल बोल देंगे। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर टेस्ट का डिसाइड कर लिया गया है कि नॉर्मल व्यक्ति है, एक हेल्दी पर्सन है, उसका 10 से बीच में एक रेशो है कि भाई इस टेस्ट का वैल्यू आना चाहिए। अब अगर इससे कम आ रहा है, जैसे 7 आ गया, या इससे ज़्यादा आ गया 30, तब हम बोलेंगे भाई दोनों कंडीशन एबनॉर्मल है। कम आ रहा है मतलब डिक्रीज है, ज़्यादा आ रहा है मतलब इंक्रीज है, तो दोनों कंडीशन क्या हैं, इसके लिए एबनॉर्मल बोला जाएगा। तो वही चीज़ है, नॉर्मल रेंज से आपका टेस्ट कम या ज़्यादा हो सकता है या होता है, इसको हमारा लैब का टेस्ट क्या करता है, दिखाता है या बताता है कि भाई साहब आपके ब्लड में किसी भी चीज़ की मात्रा इतनी होनी चाहिए जो कि नहीं है, कम है या ज़्यादा है, ये हमारा लैब का रिपोर्ट शो करता है या दिखाता है। इतनी बात समझ आ गई आपको। नॉर्मल टेस्ट वैल्यूज़ आर यूजुअली गिवन एज ए रेंज, है ना। नॉर्मल टेस्ट जो हम दिखाते हैं वो अक्सर एक रेंज में होता है, फिक्स नहीं होता। जैसे हम 20 मान लिया कि नहीं भाई 20 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होता, है ना। नॉर्मल टेस्ट का एक रेंज होता है, जैसे मैंने बता दिया 10 से 20 के बीच में, इसको हम बोलेंगे क्या, रेंज, है ना। दोनों के बीच में गैप कितना है, 10 का। तो 10 से 20 हम जब बात कर रहे हैं तो 10 से 11 आया या 15 आया या 16 आया या 19 आया, इस सारे कंडीशंस को हम नॉर्मल बोल देंगे, है ना। बीच में आया तो और अच्छी बात है, मीन अगर आता है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज़ जो है, बिकॉज नॉर्मल वैल्यूज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये हम देखो इसके पीछे भी कारण दिया है, ये आपके ऑप्शन एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल रेंज हम क्यों देते हैं, है ना। यूजुअली जो रेंज है रहता है वो क्यों रहता है, स्पेसिफिक नंबर रहते हैं 10 से 20 के बीच में, इसका पीछे कारण क्या है, पर्सन टू पर्सन जो है नॉर्मल वैल्यू क्या करेगा, वेरी करेगा। अब कोई व्यक्ति आया, है ना, ये जैसे मेल है कोई, ये मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है। अब ये दोनों टेस्ट कराने आए लैब में। लैब में टेस्ट किस चीज़ का कराने आए हैं, ईएसआर का, कल भी मैंने बात किया था, है ना। ईएसआर का जब टेस्ट कराने आए हैं तो हमें मालूम है, ये साइंटिफिक रिसर्च ने बताया है हमें कि भाई फीमेल में ईएसआर हमेशा इंक्रीज मिलेगा आपको, और मेल में हमेशा डिक्रीज मिलेगा या कम मिलेगा फीमेल की अपेक्षा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर मैं 0 से 10 बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है हम बोल देंगे 0 से 20, ठीक है। तो अब जब टेस्ट कराने आया है तो ये क्योंकि जेंडर यहाँ पर इफेक्ट कर, ये मेल है ये फीमेल है ना। अब यहाँ पर दोनों साथ में आए टेस्ट कराने, इसका रिपोर्ट आया, हमने माना कि इसका रिपोर्ट आ गया कितना, 18, ठीक है। अब इसका रिपोर्ट आ गया यहाँ पर 8। अब ये दोनों आके बोले हमारा तो कंडीशन सब ठीक ठाक है ना, और हेल्दी हैं, लेकिन मेरा 8 आ रहा है, इसका 18 आ रहा है, ऐसे क्यों, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकता है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी तो करेगा। अब ये तो मैं मेल फीमेल जेंडर की बात कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि मेल और फीमेल
में ये चीज़ कंडीशन है तो मेल मेल में नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। ये मेल है, ये मेल है। अब इनका फिजियोलॉजिकल कंडीशन बॉडी का कैसा है ये डिपेंड करेगा, है ना। ये किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, यहाँ पर सारी बात हुई ना। कोई मेडिसिन ले रहा है या कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया है, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों टेस्ट कराने आएंगे तब भी इनके रेंज में या नॉर्मल रेंज में फ़र्क हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लैब के टेस्ट गलत हैं या फिर नॉर्मल रेंज गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। इसलिए जब ये नॉर्मल रेंज निकाला गया है तो इस नॉर्मल रेंज को बनाने के लिए ऑल ओवर कंट्री के अंदर हर रीजन्स में से पर्टिकुलर लोगों के सैंपल, नॉर्मल हेल्दी पर्सन के सैंपल लेकर के देखा गया है टेस्ट लगा करके कि हाँ भाई हेल्दी पर्सन का टेस्ट जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू ये निकल करके आ रहे हैं। देन फिर जा करके, ये रिसर्च का पार्ट है ना, देन फिर जा करके ये डिसाइड किया गया है कि नॉर्मल रेंज हम इतने से इतना रख सकते हैं। अब ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करेगा। इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ का खान पीन अलग हो सकता है, एटमॉस्फेयर अलग हो सकता है, तो यहाँ का नॉर्मल रेंज अलग हो सकता है। और जब आप फर्दर दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की नॉर्मल रेंज वेरी कर सकता है, अदर हो सकता है। समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ठप्पा लगा दिया हमारे इंडिया का नॉर्मल वैल्यू इतना आ रहा है तो विदेशी व्यक्ति का आपने जांच किया तो बोलो कि नहीं भाई ये तो बढ़ा हुआ आ रहा है या घटा हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। हो सकता है उनकी नॉर्मल वैल्यू अलग हो सकती है। समझ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। आई होप इतनी बातें आपको समझ आ गई। अगला स्लाइड देखते हैं। टाइप्स ऑफ लेबोरेटरीज। तो टाइप्स ऑफ लेबोरेटरीज की बात करें, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, वो जो आप दिमाग मत लगाओ, है ना। उसमें मैं केवल जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, उतना वेरी नहीं करता है। फिर भी कंट्री टू कंट्री और पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत तो वेरी करता ही है, उस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब लेबोरेटरीज के टाइप्स कितने होते हैं? इन मैनी कंट्रीज देयर आर 2 टाइप्स, है ना। अधिकतर कंट्रियों में जो है आपके जब लेबोरेटरीज की टाइप देखेंगे तो 2 तरीके के होंगे। एक तो हॉस्पिटल लेबोरेटरीज, मतलब एक हॉस्पिटल है आपका, है ना। इस हॉस्पिटल के अंदर ही आपका क्या है, एक लैब है। इसको हम बोल देते हैं हॉस्पिटल लेबोरेटरीज। मतलब हॉस्पिटल है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसके अंदर का तो एक डिपार्टमेंट लेबोरेटरीज का भी आ जाता है। क्लियर। तो ये कहाँ हॉस्पिटल और लेबोरेटरीज, ठीक है। दूसरा होता है प्राइवेट और कम्युनिटी लेबोरेटरीज रिसीव्ड। अब जो अगला बात कर रहा है वो केवल लैब की बात कर रहा है। अब ये केवल लैब है सिंगल, ये किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। ये जो आप बिल्डिंग या स्ट्रक्चर देखोगे ये केवल लेबोरेटरीज का देखोगे। जैसे बहुत सारे लैब के एग्जांपल्स हैं, प्राइवेट लैब जो रन हो रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर का, है ना। जैसे थायरोकेयर आपने नाम सुना होगा, मास्टर लाल, ये ऐसे ही कुछ नाम है ना। हाँ, लाल पैथ आपने सुना होगा। तो ये ऐसे लेबोरेटरीज हैं जो किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन इनका लैब ही अलग होता है, ठीक है। और जो पर्सनल लैब होते हैं हॉस्पिटल के, तो वो हॉस्पिटल लैब उनको बोल दिया जाता है। दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया। अब ये जो प्राइवेट लैब है ये सैंपल कलेक्ट करेगा अलग अलग हॉस्पिटल से या अलग अलग क्लिनिक से, ठीक है। हॉस्पिटल से, क्लिनिक से ये सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा और अपने प्राइवेट लैब के अंदर जो भी इसके अंदर मशीनें होंगी उसमें टेस्ट रन करके और ये क्या कर देगा, रिपोर्ट दे देगा। जो हॉस्पिटल पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल है उसमें से तो क्या होगा कि वहीं मरीज भर्ती हुआ है, वहीं से सैंपल लेगा, वहीं से टेस्ट लगाएगा और उन मरीजों का रिपोर्ट दे देगा, है ना। अब जैसे इस किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर थायराइड की टेस्ट नहीं हो रहा है, T3 T4 TSH, है ना, ये टेस्ट परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये सैंपल लेकर के इस प्राइवेट लेबोरेटरीज को दे देगा कि भैया हमारा सैंपल है, टेस्ट लगा के आप दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है ना। लॉट ऑफ सैंपल्स आर सेंट बिटवीन, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेना, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको समझा ही दिया क्या चीज़ होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगला देखते हैं लैब के डिपार्टमेंट्स। अब जो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई लैब के डिपार्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से सवाल बनते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से समझ लेना। लैब डिपार्टमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैनी कंट्रीज देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ मेडिकल लेबोरेटरीज। ओवरऑल अगर हम मैनी कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 टाइप के आपको लेबोरेटरीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी,
ठीक है, किसी भी आप NABL लैब में जाएंगे, है ना, NABL लैब में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको पूरा स्ट्रक्चर रहते हैं, नक्शा बने रहते हैं। पहले आप कलेक्शन देखेंगे, है ना, फिर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखेंगे एक, जहाँ पर पूरे लेबोरेटरीज डिपार्टमेंट का हेड होता है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई वहाँ पर आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट मिल जाएगा, जिसमें आपका हेमेटोलॉजी आता है ना। इसका HOD अलग होता है, ठीक है। क्लिनिकल पैथोलॉजी की एक HOD होगा जिसमें आप वो हेमेटोलॉजी का भी देखेगा, हिस्टोपैथोलॉजी का भी देखेगा, साइटो का भी देखेगा और रूटीन पैथोलॉजी देखेगा। ये सारा का सारा डिपार्टमेंट किस में चला जाएगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी में। हेमेट के अंदर आपको पता है ब्लड का सारा काम होता है, हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू का काम होता है, साइटो में आपके सेल का काम होता है, रूटीन पैथोलॉजी में अदर बॉडी फ्लूइड्स और बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो हम रूटीन पैथोलॉजी के अंतर्गत टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगला, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी खुद अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ना, सबसे बड़ा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देखेंगे ना तो माइक्रोबायोलॉजी का देखें, क्यों, क्योंकि बैक्टीरियोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट अलग होता है, जहाँ बैक्टीरिया के लिए बहुत तरीके के सैंपल यहाँ पर देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। पस हो सकता है, वो ब्लड का सैंपल हो सकता है, ठीक है, CSF हो सकता है, स्टूल का सैंपल हो सकता है, यूरिन का सैंपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, किस तरीके का है, वो सारे के सारे कल्चर होंगे, उसमें टेस्ट होंगे, स्टेनिंग होगा। तो बैक्टीरियोलॉजी खुद एक अपने आप में डिपार्टमेंट है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, है ना। वायरोलॉजी ये खुद डेंजरस डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर वायरस के साथ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अब वायरस कौन सा है, किस तरीके से है, डेंजर है, सैंपल किस तरीके के, वो सारा का सारा चीज़ हम वायरोलॉजी में करते हैं। माइकोलॉजी ये फंगस के लिए हम करते हैं, है ना, ये किसके लिए है, फंगस के लिए। तो फंगल इन्फेक्शन अगर किसी को है, उसका टेस्ट परफॉर्म करना है तो वो कहाँ पर होगा, माइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएगा वो सैंपल। पैरासाइटोलॉजी ये खुद भी अपने आप में डिपार्टमेंट है ना। पैरासाइट का इसमें हम डायग्नोसिस करेंगे कि कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन है, समझ आ गया। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी, ये भी अपने आप में डिपार्टमेंट बड़ा है, इम्यूनोलॉजी, है ना, जिसमें हम इम्यूनोग्लोबिन्स, आपको पता है, जिसमें IgG और IgM मुख्य तौर पे आप पढ़ते होंगे। सीरोलॉजी ये भी डिपार्टमेंट है जिसमें हम सीरम से टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुल मिलाकर के माइक्रोबायोलॉजी खुद अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अगला हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी बायोकेमिकल एनालिसिस होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर सीरम से टेस्ट परफॉर्म करते हो, है ना। तो सीरम से जो टेस्ट परफॉर्म करते हो वो आप, जैसे कि LFT हो गया, RFT हो गया, है ना, तो ये सारे के सारे RBS हो गए, ये सब बायोकेमिकल एनालिसिस में आते हैं। दूसरा आते हैं हार्मोनल एसे, ठीक है, जिसको हमने बात किया अभी ना, थायराइड के टेस्ट जैसे हैं। तो वो सारे के सारे हार्मोनल टेस्ट जितने होते हैं वो सब आपके किस में आते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में। तो ये मुख्यतः आपके हो गए 3। अब जो ब्लड बैंक है इसको हम अलग रखते हैं, है ना, होता लेबोरेटरीज का पार्ट्स ही हैं, लेकिन अधिकतर हम ब्लड बैंक को सेपरेट रखते हैं। उसके पीछे कारण बहुत से हैं, है ना। बाकी टेस्ट परफॉर्म यहाँ भी किए जाते हैं। अब जैसे स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग टेस्ट वो तो लेबोरेटरीज में होनी चाहिए, लेकिन हम कहाँ करते हैं, ब्लड बैंक के अंदर करते हैं। जो भी ज़रूरी चीज़ है, स्क्रीनिंग करना है किसी ब्लड सैंपल का, तो वो हम ब्लड बैंक में करेंगे, और क्रॉस मैच करना है वो हम ब्लड बैंक के अंतर्गत करते हैं, है ना। ये सेपरेट बॉडी है। लेबोरेटरी नीड माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, इन्फेक्शियस डिसीज, है ना, दैट में बी फाउंड इन ब्लड। और उसके बाद पैथोलॉजी टू एब्जॉर्ब ब्लड ग्रुपिंग भी हमें करना होता है, हेमेटोलॉजी, क्रॉस मैचिंग, ये सब करने रहते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, लैब साइटर, ये सब चीज़ें हम जो है ब्लड बैंक के अंतर्गत करने होते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये डिपार्टमेंट आपको देखो, इसमें से सवाल पूछे थे कि क्लिनिकल पैथोलॉजी में कौन कौन से सैंपल लिए जाते हैं। एम्स में सवाल पूछा जा चुका है, मैंने कराया है MCQ में, है ना, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो इसीलिए ये डिपार्टमेंट आप लोगों को पता, ये तो बेसिक चीज़ है यार, हमें मालूम चलनी चाहिए कि किस में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, क्या क्या सैंपल आते हैं, क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है, आपको मालूम होनी ही चाहिए। क्लियर है, आगे चलें। मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट, है ना, तो ये तो वही चीज़ें हैं, आर लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स हु आर पार्ट द मेडिकल टीम, स्पेशलिस्ट हु वर्क टुगेदर टू डिटरमाइन द प्रेजेंस, एक्सटेंट और अब्सेंस ऑफ डिसीज। कुल मिलाकर के ये जो चिकित्सा विज्ञान है ना, ये प्रयोगशाला पेशेवर होते हैं जो विशेषज्ञों की चिकित्सा टीम का हिस्सा होता है, जो रोग की उपस्थिति, सीमा, अनुपस्थिति का निर्धारण करने के लिए एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। कुल मिलाकर के ये जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, दे परफॉर्म फुल रेंज ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट फ्रॉम सिंपल ब्लड स्क्रीन
टू मोर कॉम्प्लेक्स टेस्ट टू डिटेक्ट डिसीज लाइक कैंसर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड डायबिटीज़। ये कैंसर, कोरोनरी धमनी रोग, मधुमेह जैसे बीमारियों का पता लगाने के लिए साधारण रक्त जांच से लेकर के अधिक जटिल परीक्षण तक की पूरी श्रृंखला में प्रयोगशाला में क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो वो एक पार्ट है, डिपार्टमेंट है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। अब देखो, मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नोलॉजी के रोल क्या हैं, ये एग्जाम में पूछता है ना। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के रोल क्या क्या हैं, ये आपके बुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे, लेकिन बेसिक चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या क्या है। देखो, सबसे पहला चीज़ जो है, कैरी आउट रूटीन एंड एडवांस लेबोरेटरी टेस्ट यूजिंग स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड। मतलब स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, नियमित तरीके से और एडवांस लेबोरेटरी टेस्ट का परीक्षण करना है। ठीक है, और आपका मेथड कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके आधार पे आपको जांच करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी मेथड से कुछ भी तरीके से आपने टेस्ट परफॉर्म करके रिपोर्ट दे दिया ना, ऐसा नहीं होना है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट रोल है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है कि मानक प्रयोगशाला विधियों का उपयोग करके नियमित और उन्नत प्रयोगशाला परीक्षण आपको करना है। सेकेंड है आपका अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल एंड रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या प्रशासकीय है, तकनीकी है और अनुसंधान समस्याओं पर समस्या समाधान रणनीतियों को क्या करना है, लागू करना है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आता है, तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज होना चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड वन क्या है, कंडक्ट कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च इन कोलैबोरेशंस विद अदर कैटेगरीज ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल। अदर कैटेगरीज के जितने हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ आपको क्या करना है, कोलैबोरेट करना है। अगर कोई रिसर्च का पार्ट है तो उनके साथ वो चीज़ कंडक्ट करानी है ना। तो कम्युनिटी बेस्ड अगर रिसर्च है, ये आपस में क्या करना है, सामंजस्य स्थापित करना, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोवाइड प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट, रिनोवेशन, अपग्रेडिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेडिकल लेबोरेटरीज ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके मध्यवर्ती स्तर के जितने प्रयोगशाला हैं, है ना, उनको आपको क्या करना है, स्थापित करना है। मतलब आप तो जैसे सुपीरियर हो गए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के आप सुपीरियर हो गए, तो जो आपके निम्न स्तर या आपके निचले स्तर पे काम कर रहे हैं, या उनको आपको क्या करना है, स्थापित करना है, उनका नवीनीकरण करना है। अगर कोई रिनोवेशन का पार्ट है तो वो भी आपको करना है। उनका अपग्रेड करना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है। पुनर्गठन, है ना, रिकॉग्नाइजेशन से संबंधित मामलों पर पेशेवर परामर्श भी आपको क्या करना है, प्रदान करना है। उनको बीच बीच में सलाह मशवरा देते रहना, ये आपका काम है। ठीक है, तो ये आपके रोल होते हैं। अगला चलते हैं लैब ऑर्गेनाइजेशन। तो लैब ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एक ये सिस्टम है ऑन ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर पुटिंग थिंग्स टुगेदर इनटू ए वर्किंग ऑर्डर एंड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर अंडरटेकिंग दैट इन्वॉल्व्स कॉपरेशन। एक प्रणाली है, हिंदी में पढ़ देता हूँ, एक व्यवस्थित संरचना है जो चीज़ों को एक साथ काम करने के क्रम में रखती है और ऐसे उपक्रमों की व्यवस्था करती है जिनमें सहयोग शामिल होता है। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है कि बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर के काम किया जाना, है ना, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन शब्द बोलते हैं, एक साधारण भाषा में समझो। तो जब हम लेबोरेटरीज़ के अंदर काम करते हैं तो ऐसी प्रणाली होती है ऑर्गेनाइजेशन, लैब की ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक व्यवस्थित संरचना होता है कि भाई हाँ, इस तरीके से काम करना है। उसका एक प्रॉपर गाइडलाइन होगा, एसओपीस होगा, जो चीज़ों को एक साथ काम करने में क्या करता है, एक सिस्टमेटिक क्रम रखता है ना। और ऐसे उपक्रमों की व्यवस्था करती है जिनमें सहयोग भी शामिल होता है कि एक दूसरे के साथ क्या होता है, कोऑपरेट करना, है ना। और जोर ऐसी व्यवस्थाओं पर है जो लोगों को एक साथ काम करने और एक कुशल योजनाबद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशल योजनाबद्ध और आर्थिक तरीके से सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या करता है, सक्षम बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन होगा किसी चीज़ का तभी आप ये काम कर पाओगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इंडिपेंडेंट अकेले क्या कर पाओगे, है ना। तो लैब के ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करते हैं कि
अच्छे तरीके से एक साथ मिल कर के एफिशिएंट, है ना, प्लान्ड तरीके से, अगर कोई आर्थिक समस्या भी है उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लैब के ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं। इन ए सिंगल मेडिकल लेबोरेटरी एटलीस्ट देयर आर टू interlocking components of organization. These are laboratories head and other staff having their own duties and responsibilities. अगर कोई एकल चिकित्सा प्रयोगशाला में कम से कम 2 परस्पर जुड़े हुए संगठन होते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट अगर लेबोरेटरीज है ना, तो 2 परस्पर जुड़े हुए इसमें संगठन होना है। ये प्रयोगशाला क्या करेंगे, प्रमुख और अन्य कर्मचारी हैं जिनके अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, तो ये आपके लैब ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट हो जाते हैं। अगला हम करेंगे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स। ये सब हम लेबोरेटरीज के अंदर ही बात करते हैं, तो ये तो बहुत आसान है। रिस्पेक्ट करना है कलीग्स का जो साथ में काम कर रहे हैं, है ना, और उनके साथ अच्छा तालमेल बना करके काम करना है। बी सिंपैथेटिक एंड कंसिडरेट टू द सिक एंड देयर रिलेटिव्स। जो भी मरीज आपके पास आ रहे हैं या उनके रिलेटिव्स आ रहे हैं, उनके साथ आपको बहुत ही नम्रतापूर्व व्यवहार करना है, ताकि क्योंकि वो पेशेंट आया है आपके पास जांच कराने के लिए, है ना, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करना है, व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। प्रमोट हेल्थ केयर एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डिसीज। ठीक है, उनको प्रमोट करना है हेल्थ केयर, किस तरीके से उनको अपना ध्यान रखना है, बीमारी को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कैसे रोक सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी करना है, प्रमोट करना है। फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड नो हाउ टू अप्लाई फर्स्ट एड। ठीक है, तो उनको ये भी अपने को ध्यान रखना है, एथिक्स हैं ये प्रोफेशनल कोड की, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट कैसे होनी चाहिए, समझ आ रहा है। डू नॉट कंज्यूम एल्कोहल और एनी अदर सब्सटेंस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स और व्हेन ऑन इमरजेंसी स्टैंड बाय। अगर आपकी इमरजेंसी ड्यूटी है, वर्किंग आवर्स है, उस समय बिल्कुल भी नशा का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आपकी ड्यूटीज़ है, आप नशा करके बैठे हुए हैं और कुछ गलती कर देंगे। यूज़ इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरीज वेयर्स करेक्टली एंड विथ केयर। जो भी इक्विपमेंट हैं लेबोरेटरीज में, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है और केयर करना है उनका सबका। डू नॉट वेस्ट रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अदर लेबोरेटरी सप्लाइज। जो भी लेबोरेटरीज के अंतर्गत रिएजेंट्स आते हैं, उनकी सप्लाइज हैं, उनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब हम आते हैं लेबोरेटरी की पॉलिसीज़ पे। तो लेबोरेटरी पॉलिसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेबोरेटरी पॉलिसीज़ आर दोस डिसीजंस, ये आ चुका है एग्जाम में, विच आर टेकन इन कंसल्टेशंस विद अदर मेडिकल स्टाफ टू एनेबल ए लेबोरेटरी टू ऑपरेट रिलायबली एंड इफेक्टिवली इन हार्मनी विथ अदर डिपार्टमेंट। मतलब प्रयोगशाला नीतियों वे निर्णय हैं जो अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के परामर्श से लिए जाते हैं। ठीक है, ताकि प्रयोगशाला अन्य विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए विश्वसनीय और प्रभावी ढंग से क्या करे, काम करे। तो ये लेबोरेटरी के पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। अगर पॉलिसी नहीं बनेगा तो कुछ भी काम हो सकता है ना, कुछ भी काम गड़बड़ हो सकता है, इसलिए पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो कर्मचारी जो परामर्श लिए जाते हैं ताकि प्रयोगशाला के अन्य विभागों के साथ क्या होना, सामंजस्य होना है, और इससे क्या होगा, विश्वसनीय और प्रभावी ढंग से काम किया जा सकता है। अब ये पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कवर क्या क्या होता है, वो देख लो। सबसे पहले है लेबोरेटरीज के आवर्स एंड इमरजेंसी वर्क। ऑप्शन में आया था, ये एम्स में सवाल पूछा जा चुका है। लेबोरेटरी पॉलिसीज के पार्ट कौन कौन से हैं, ऐसे सवाल पूछा था, 3 पॉइंट थे उसमें, है ना, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन था। लेबोरेटरीज के आवर आते हैं और इमरजेंसी वर्क आता है। दूसरा है कलेक्शन ऑफ लेबोरेटरीज स्पेसिमेन। तीसरा है रेंज ऑफ टेस्ट टू बी परफॉर्म विथ डिपेंड्स ऑन। अब लेबोरेटरी के टेस्ट आप कितने परफॉर्म कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी किस पर निर्भर करेगा, स्टाफ कितने अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास, द टाइप ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल है या फिर हेल्थ सेंटर है, समझ आ रहा है। तो उस पर भी तो डिपेंड करेगा। ऐसा तो है नहीं कि जांच कोई स्पेशल टेस्ट लिख दिया, आपके अंदर वो फैसिलिटीज़ है नहीं, या फिर 100 टेस्ट आ गए और उनको टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपके पास वर्कर ही नहीं है। ठीक है, फोर्थ है आपका वर्कलोड कैपेसिटी ऑफ लेबोरेटरी विच डिपेंड्स ऑन वर्कलोड, नंबर ऑफ स्टाफ,
सेम वही आएगा। देयर लेवल ऑफ ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग कैसी हुई है। अगर कोई फ्रेशर से काम नहीं आता है उसको, तो वो धीरे काम करेगा। द साइज ऑफ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी की साइज क्या है ना। द एबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ की, लेबोरेटरीज़ का जो फैसिलिटीज़ है वो किस स्तर का है ना। जैसे अभी एडवांस ऑटोमेटिक मशीनें आ चुके हैं, है ना, एडवांस ऑटोमेटिक, तो एनालाइजर आ चुके हैं। तो इससे होता क्या है कि अब जो काम करने की क्षमता है इन मशीनों के आने से दुगनी हो चुकी है। पहले मैनुअल काम होते थे तो एक एक टेस्ट परफॉर्म करना रहता था, तो अब एक साथ आप 300 सैंपल तक रन कर सकते हो, 400 तक कर सकते हो। कई ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें सैंपल आपने लिया, कलेक्ट किया और रैक पे रख दिया। वो सारा का सारा टेस्ट कहाँ होना है, बेल्ट के द्वारा अलग अलग मशीनों पे चले जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री है तो क्योंकि बारकोडिंग होने लगी ना, अब LIS अभी आखिरी में मैं बताऊंगा, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो LIS से होता क्या है, एक बार आपने पेशेंट की डाटा एंट्री कर दिया एक कंप्यूटर के अंदर, बारकोड करा दिए सैंपल वाइल के, अब इनको आप ट्रे में रख दो, है ना। तो अब ये डिसाइड करेगा कि इस वाइल को बायोकेमिस्ट्री में भेजना है, इस वाइल को हेमेटोलॉजी में भेजना है, इस वाइल को हार्मोनल टेस्ट के लिए भेजना है। समझ आ रहा है, वो अपने अपने मशीनों के पास भेज देगा, ठीक है। और वो मशीन अपना टेस्ट परफॉर्म करके सारा रिपोर्ट जो है आपको LIS के थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम पे दे देगा। और मरीज को यहाँ तक आजकल रिपोर्ट के मैसेज भी जाने लगे हैं, ठीक है। वो अपना PDF अपने घर पे बैठ करके भी अपना रिपोर्ट देख सकता है। इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो चुके हैं लेबोरेटरीज़ के अंदर, है ना, एडवांस चीज़ें आ चुके हैं। अभी तो आप जो काम कर रहे होंगे हो सकता है मैनुअल तरीके से देखते होंगे, लेकिन एडवांस चीज़ें बहुत आ चुके हैं, उनके बारे में जानकारी होना है। अब जो है अहम पार्ट जिसको आपको समझना है, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी सर्विसेज। मेडिकल लेबोरेटरी सर्विसेज के स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर का मतलब किसी भी चीज़ को जब आप बनाते हो तो उसका एक स्ट्रक्चर हो। जैसे घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए पहले क्या है, नींव रखते हो, है ना, गड्ढा खोदते हो, पिलर रखते हो, नींव रखते हो, है ना। ये पिलर खड़ा किया आपने, जब पिलर खड़ा कर दिया, पिलर खड़ा करने के बाद आप क्या करते हो, इसकी जुड़ाई भी करते हो। जुड़ाई करोगे तो क्या है, ईंट लगाओगे, फिर ऊपर क्या है, छत भी आप ढलोगे, है ना। समझ में आ रहा है, इसमें दरवाजे और खिड़की लगाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। तो सेम स्टार्टिंग जो आपके लेबोरेटरीज का स्ट्रक्चर है वो क्रम बाई चलता है, मतलब सीरियल बाई चलता है। इसको समझने के लिए गवर्नमेंट को आप समझो सिंपल। तो जैसे गवर्नमेंट है सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर होता है, सेंट्रल में, पूरे भारत देश का, है ना। जैसे हमारे देश में PM है, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद होता है क्या, आपका स्टेट आता है ना। उसके बाद क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करेगा किसी पर्टिकुलर चीज़ के, उसको फॉलो करेगा कौन, स्टेट। अदर अदर सारे स्टेटों में जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्टेट है उस गाइडलाइन के अनुसार स्टेट के नीचे फिर आते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट, है ना। इतना तो पता होगा आपको, स्टेट के नीचे क्या आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, जिला आ गए। जिला के नीचे भी आते हैं ब्लॉक, है ना। फिर ब्लॉक के नीचे आप फर्दर जाएंगे तो फिर विलेजेस आ जाते हैं, ठीक है, कस्बे आ जाते हैं, गांव आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। विलेजेस आ जाते हैं, ब्लॉक के अंदर बहुत सारे विलेजेस आ जाते हैं। एक ब्लॉक मिला हो सकता है कि विलेज इसमें 20 गाँव को मिला करके एक ब्लॉक बना दिया, है ना। फिर कम से कम 5 या 6 ब्लॉक मिल करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, है ना। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है बहुत सारे ब्लॉक मिला करके। अब 50 या 60 जिला मिला करके एक स्टेट बन जाता है। बहुत सारे स्टेट मिलकर के पूरा एक क्या बन रहा है, देश बन रहा है या एक कंट्री बन रहा है। समझ आ रहा है आपको बात। तो इनका सीक्वेंस आप समझ आ रहा है। तो कोई भी योजना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लागू करना है तो यहाँ से एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मुखिया लागू करेगा, वो स्टेट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में और विलेज में। इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता है। अब कोई डाटा, ध्यान से सुनना, अगर जैसे अभी आप सिंपल समझो PM आवास योजना चल रहा है ना, घर बनने का। तो यहाँ से ये चीज़ सर्कुलेशन हुआ, कैसे कैसे गाइडलाइन आएगा, यहाँ तक गया। अब कितने घर बने, है ना, कितने घर बन गए, इनका डाटा अब कैसे जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में चलेगा। जो डाटा है, डाटा की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब डाटा जाएगा विलेज से, ये ब्लॉक को देगा,
ब्लॉक से ये डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से ये स्टेट में जाएगा, स्टेट से ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो डाटा इस तरीके से चलता है, गाइडलाइन ऊपर से नीचे। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जब आप देखोगे कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर लेबोरेटरीज, ये सबसे नीचे का है। जैसे विलेज मैंने बात किया तो ये सबसे नीचे जाएगा। उसके बाद है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेबोरेटरीज, देन है आपका रीजनल हॉस्पिटल लेबोरेटरीज, देन है आपका सेंट्रल एंड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज। सबसे ऊपर कौन सा है? सेंट्रल एंड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, है ना। सबसे नीचे कौन सा आता है? कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर लेबोरेटरीज। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गया? वैसे ही यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अब एक एक करके हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर लेबोरेटरीज। प्राइमरी की जब हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हिंदी में प्राथमिक। प्राथमिक मतलब शुरू का उपचार। कोई गांव है या विलेज है ना, वहीं हम नीचे चले गए बिल्कुल गांव में, विलेज में। तो विलेज या गांव के स्तर पे एक प्राथमिक केंद्र होता है ना, कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर, वहाँ पर लेबोरेटरीज होगा। तो वहाँ लिमिटेशन होगा या लिमिट होगा टेस्ट को परफॉर्म करने के। हो सकता है वहाँ पर एक वर्कर हो या एक एलटी हो जो काम कर रहा है। इसके पास पेशेंट आया, अब इसके पास क्षमता है 30 प्रकार के टेस्ट, मैं प्रकार लिख रहा हूँ या टाइप, है ना, 30 टाइप का टेस्ट ही ये परफॉर्म कर सकता है। अब पेशेंट यहाँ पर आया प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, डॉक्टर ने देखा, लैब में जांच किया। अब कुछ जांच ऐसे लिख दिया डॉक्टर ने जो इस सेंटर पे नहीं हो सकता है ना। तो अब ये यहाँ से ये मरीज जो आया है, क्योंकि यहाँ तो उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगा प्राइमरी हेल्थ केयर लेबोरेटरी से, अब ये अपने ऊपर वाले को भेजेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो कम्युनिटी वाला डिस्ट्रिक्ट पे भेजता है। तो सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा। देखो यहाँ पर भी मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ये आप याद रखना है ना, कम्युनिटी की बात हम कर रहे हैं पहले की। यहाँ फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अगर फैसिलिटी नहीं मिला उसको तो ऊपर जाएगा रीजनल लेवल पे। ठीक है, रीजनल लेवल पे पता चला कि हाँ उसको कोई एडवांस रिसर्च पर्पस पे और भी ऊपर सैंपल भेजना है तो जाएगा सेंट्रल एंड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज में। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इनकी ड्यूटीज़ क्या है। टू सपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर इन्वेस्टिगेशन करेगा, कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग मेजर डिसीज इन द कंट्री, है ना। कंट्रोलिंग करेगा, प्रिवेंट करेगा मेजर डिसीज इन द कंट्री, जो भी अपने कंट्रीज़ के मेजर डिसीजेस हैं। जैसे मैं टीबी का एग्जांपल दिया है ना, वो सब जगह टीबी की जांच तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी हो जाता है, स्लाइड बना के स्टे नहीं करना। समझ में आ रहा है? उसके बाद प्रोमोटिंग हेल्थ केयर एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ एजुकेशन, प्रमोट करना है हेल्थ केयर को, है ना, और इंटीग्रेटेड हेल्थ एजुकेशन के द्वारा जो आपको एजुकेट किया जाता है या बताया जाता है, उसके द्वारा आपको हेल्थ केयर को क्या करना है? प्रमोट करना है। कलेक्ट एंड रेफर स्पेसिमेन टेस्टिंग इन द डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरीज, अब जो टेस्ट आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उसको कलेक्ट करना है और रेफ़र करना है स्पेसिमेन को टेस्टिंग के लिए, कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरीज के अंदर। ठीक बात। मेन एक्टिविटी क्या क्या करना है? इन्वेस्टिगेट करना है बाय रेफरल टेस्ट ऑन साइट, जो भी आपके पास आया है, इंपॉर्टेंट डिसीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग टू लोकल कम्युनिटी। सच इन्वेस्टिगेशंस यूजुअली इंक्लूड बैक्टीरियल डिसीज, पैरासाइटिक डिसीज और अदर कॉज ऑफ इलनेस, जो भी इलनेस के आधार पे आपके पास फैसिलिटीज़ है, चाहे वो बैक्टीरियल हो सकता है ना, पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे मलेरिया हो गया, ये सारे चीज़ों का आपको जांच करना है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना है। समझ आ रहा है? वही चीज़ है। उसके बाद असिस्ट करना है हेल्थ केयर वर्कर्स इन डिसाइडिंग द सीवियरिटी ऑफ पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन के सीवियरिटी के हिसाब से उस कंडीशन में अगर है तो उसको असिस्ट करना है अच्छे से हेल्थ केयर वर्कर को, ये ध्यान रखना है। ठीक है, असिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझाना है अगर कंडीशन पेशेंट का ठीक नहीं है, आपने जांच किया, उसको आगे स्तर पे जाना है नहीं जाना है, सारी बात आपको बताना है। ये कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ लेबोरेटरीज में जो काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है। अगला क्या है? नोटिफाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछते हैं सारे के सारे, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इनकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ये एग्जाम में आते हैं। नोटिफाई द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड अर्ली स्टेज ऑफ एनी लेबोरेटरीज रिजल्ट और पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस एंड सेंड स्पेसिमेन फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट। आपने टेस्ट परफॉर्म किया है ना, फिर देन आप
उसको लग रहा है कि उसको ऊपर तक भेजना है कंफर्मेशन के लिए, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से संपर्क करेंगे, उनको नोटिफाई करेंगे अर्ली स्टेज में, एंड लेबोरेटरी रिजल्ट पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको स्पेसिमेन को कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भेज देना है। स्किन प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ एनीमिया, अगर प्रेग्नेंट वुमेन आया है, एएनसी जिसको हम बोलते हैं, है ना, एएनसी महिला आपके पास आई है, उसको आपको प्रॉपर तरीके से टेस्ट लगाना है, इससे पता चलेगा एनीमिक तो नहीं है। प्रोटीन यूरिया, मलेरिया, है ना, जो भी स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग मैंने एएनसी प्रोफाइल टेस्ट के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है कि एएनसी प्रोफाइल टेस्ट, है ना, ऐसे लिख करके देता है डॉक्टर, उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, सारे टेस्ट मैंने बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर नहीं पता देख लेना। प्रमोट हेल्थ केयर एंड असिस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन, है ना, कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन में आपको क्या करना है, असिस्ट करना है, प्रमोट करना है हेल्थ केयर को। कीप रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, जो काम आप कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम करेंगे भविष्य में लैब में, है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना। समझ आ रहा है? क्योंकि यही रिकॉर्ड या डाटा जिसको हम बोल देते हैं आखिरी में, जो हमें सबमिट करना रहता है, और इसी डाटा के हिसाब से गवर्नमेंट बात करती है जनता से। हमने इतने टीबी मरीज निकाल दिए, इतने टीबी मरीज हमने ठीक कर दिए। समझ आ रहा है? तो वो बात होती है यहाँ से, इसलिए डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। विच कैन बी यूज हेल्थ ऑथोरिटीज़ इन हेल्थ प्लानिंग एंड और एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस। ठीक है, पर्पस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको रिकॉर्ड मेंटेन करनी है। सेंड एन इन्फॉर्मेटिव मंथली रिपोर्ट्स ऑन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेबोरेटरीज, हम भी काम कर रहे हैं, तो हर महीने के आखिरी तारीख में, है ना, अब तो 15-15 दिन में भी कुछ रिकॉर्ड जाते हैं, बाकी मंथली हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग डाटा जो भी होता है वो हमें सेंड करना रहता है अपने से ऊपर वाले डिपार्टमेंट में, है ना, फिर वो बना करके आगे भेजते हैं। कैसे भेजते हैं वो मालूम चला, कम्युनिटी वाला भेजेगा डिस्ट्रिक्ट में, समझो, कम्युनिटी ये भेजेगा कहाँ, डिस्ट्रिक्ट में, समझ गए। फिर डिस्ट्रिक्ट वाला डाटा भेजेगा कहाँ, आपके रीजनल में, है ना, फिर रीजनल वाला भेजेगा कहाँ, सेंट्रल में। क्लियर है? तो ये 4 ही आपको याद रखना है, इस तरीके से डाटा सेंड होता है। ठीक है, और गाइडलाइन जब बनेगा तो सेंट्रल से जाएगा कहाँ, नीचे की तरफ। ये क्लियर है? आपको समझना है इनको। अगला है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेबोरेटरी। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेबोरेटरी की ड्यूटी क्या है, एक लाइन में समझो, फिर इसमें नई चीज़ें ऐड होते जाएंगे। एक लाइन में कैसे समझोगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेबोरेटरीज वो सब काम करेगा जो कम्युनिटी वाला करता है, कम्युनिटी बेस्ड लैब, है ना। देखना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जाएगा, जब आप ऊपर सेंट्रल में जाओगे तो सेंट्रल वाला वो सब काम करेगा जो उसके नीचे वाले कर रहे होते हैं। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला है, ये कम्युनिटी बेस्ड के जितने पॉइंट हमने अभी पढ़े हैं वो सारा काम तो करेगा ही। इन एडिशन टू द वर्क stated above, these laboratories have an important role in supervising the work of the peripheral community-based laboratories, testing preferred specimen and performing a range of tests compatible with the work of district hospital. District hospital के अंदर ये क्या करेगा, पहली चीज़ तो जो कम्युनिटी बेस्ड लैब है उसके साथ इसको सामंजस्य बनाना है। ठीक है, उसको जाकर के बीच बीच में गाइडलाइन समझाना भी है, ट्रेन भी करना है, बताना भी है, साथ में वो जो सैंपल भेजेगा उसको टेस्ट परफॉर्म करके रिपोर्ट भी भेजने का काम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले को करना है। इतनी बात समझ में आ गई। मेन एक्टिविटी क्या है, परफॉर्म ए रेंज ऑफ टेस्ट रिलेवेंट ऑफ द मेडिकल, सर्जिकल एंड पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, जो भी रेंज ऑफ टेस्ट इसमें है आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कितने टेस्ट परफॉर्म करने रहते हैं उनको मालूम रहता है, उनके पास फैसिलिटीज़ होती है, उतने रिलेवेंट टेस्ट वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, और सपोर्ट द वर्क ऑफ कम्युनिटी बेस्ड, ये मैंने बता ही दिया, लेबोरेटरीज जो कम्युनिटी बेस्ड में काम कर रहा है उसको सपोर्ट करेगा वो, है ना। टेस्टिंग रेफर्ड स्पेसिमेन, जितने रेफर्ड स्पेसिमेन आया है कम्युनिटी से उसको टेस्ट परफॉर्म करेगा, और रिएजेंट भी प्रोवाइड करेगा, जो भी सामग्री है वो प्रोवाइड करेगा, कंट्रोल प्रोवाइड करेगा, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कंटेनर्स, है ना, एट अदर एसेंशियल लेबोरेटरी सप्लाईज जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला ही कम्युनिटी को क्या करेगा, सेंड करेगा।
एंड ऑल्सो विजिट ईच प्राइमरी हेल्थ, है ना, सभी ईच प्राइमरी हेल्थ केयर लेबोरेटरीज में जाएगा, एरियाज में इंस्पेक्ट करेगा और डिस्कस करेगा इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, है ना, परफॉर्म करके बताएगा अगर नया कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। कमेंट ऑन देयर क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको एनालिसिस करेगा, देखेगा, सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रोसीजर्स बताएगा अगर कोई है तो, एज वेल एज द स्टेटस ऑफ द इक्विपमेंट मेंटेनेंस, है ना, इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के स्टेटस को भी जांच करेगा या देखेगा। वो काम किसका है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेबोरेटरीज। डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही कम्युनिटी बेस्ड आएगा, तो ये कंट्रोल करेगा। अब हम आगे चलते हैं, वही चीज़ है, रेफर स्पेसिमेन टू द रीजनल लेबोरेटरीज। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला है, अब अगर इसको लगता है कि स्पेसिमेन जो हमारे पास आया है या पेशेंट आया है वो हमारे दायरे का नहीं है, ऊपरी दायरे का है, या हम नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो अब ये जाकर के किसको भेजेगा? इसके ऊपर बैठा हुआ है बॉस, कौन सा? रीजनल वाला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कौन बैठा है? रीजनल लेबोरेटरीज। ये याद कर लो। फॉर टेस्ट देन कैन नॉट बी परफॉर्म इन डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरीज, तो डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरीज के अंतर्गत वो टेस्ट नहीं हो पा रहा परफॉर्म, वो भेज देगा किसके पास? रीजनल लेबोरेटरीज के पास। क्लियर है? नोटिफाई द रीजनल लेबोरेटरीज ऑफ एनी रिजल्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस एंड द सेंड स्पेसिमेन फॉर कन्फर्मेटरी टेस्ट। अगर उसको लगता है कि ऐसा कोई पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस है किसी, अब जैसे कोई बीमारी निकल आया है ना, जैसे हम बात कर लेते हैं किसके? मलेरिया की, है ना, या हम बात कर लेते हैं डेंगू की, या ऐसा कोई बीमारी जो फैल सकता है बहुत सारे जगह पे, स्प्रेड हो सकता है ना, तो अगर हमारे पास वो पॉजिटिव आया है तो हमारा दायित्व तो बनता है कि ऊपर जो हमसे ऊपर बैठा हुआ है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाला रीजनल को संदेश भेज देगा कि भाई इस एरिया में मलेरिया डेंगू ज़्यादा निकल रहे हैं, आपको सर्वे करने की ज़रूरत है, और वहाँ जो भी प्रिकॉशंस बन सकता है वो एक्शन लिया जाए ताकि ये डेंगू और मलेरिया और दूसरे जगह पर ना फैल सके। ये जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जानकारी देना है। अगर ये जानकारी नहीं देगा, सोता रहेगा, तो प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाएगा और ये बीमारी बहुत अधिक स्तर पे फैल सकता है। ठीक है, हम काम कर रहे हैं तो हमें मालूम है, अगर हमारे पास एक भी डेंगू मलेरिया निकल गया तो ऊपर जानकारी देनी होती है। जब दोगे तो वहाँ से टीम आएगी, पर्टिकुलर एरिया को सर्वे करेगी और वहाँ फॉगिंग वगैरह का काम पूरा होता है। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेट द एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द रीजनल लेबोरेटरी। तो रीजनल लेबोरेटरीज जितने भी एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम रन करती है उस पर पार्टिसिपेट करना भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम होता है। ठीक है, आपके यहाँ जितने भी मशीनें हैं टेस्ट रन कर रहे होते हैं तो उनकी क्वालिटी का पता कैसे चलेगा? तो फर्दर एक्सटर्नल कोई इक्वास का सैंपल, जिसको बोलते हैं ना एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस, का मतलब क्या होता है? इक्वास, है ना, ये EQAS, एक्वास का सैंपल आपके पास आता है, ये सारे लेबोरेटरीज में जाएंगे, है ना, इसमें पार्टिसिपेट आपको करना है। सैंपल आया, आपने टेस्ट रन करके दे दिया, जब टेस्ट रन करके दिया है तो आपका रिपोर्ट भी आया है, रिजल्ट। अब ये रिजल्ट बाकी लेबोरेटरीज के साथ मैच होगा कि आपका मशीन सही प्रॉपर वर्क है, क्योंकि एक्वास का सैंपल आएगा उसकी वैल्यू नॉन रहती है, मतलब पता होता है ना, जो सैंपल भेज रहा होता है ना एक्वास का, उसका वैल्यू पता होता है उसको। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता होता, आप तो टेस्ट रन करके दे दोगे, बाद में मालूम चलता है जब रिपोर्ट मैच होता है ना। तो इससे होगा क्या? ये मालूम चलेगा कि आपकी क्वालिटीज़ किस स्तर की है। अगर प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दे रहा है जो सैंपल आया एक्वास का, इसका मतलब आपका मशीन गड़बड़ दे रहा है, भाई आपको ठीक करना है, क्वालिटी आपकी सही नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर एंड सेंड पीरियोडिकल रिपोर्ट्स टू द रीजनल लेबोरेटरीज। तो पीरियोडिकल रिपोर्ट बना करके आपको जो है सेंड करना है, डिस्ट्रिक्ट वाले को किसको भेजना है? रीजनल लेबोरेटरीज को भेजना है ना। अब जो हमारा रीजनल आएगा डिस्ट्रिक्ट के बाद, अब आ गया हमारा कौन सा? रीजनल। ये थर्ड हम पढ़ रहे हैं, है ना। कम्युनिटी देख लिया, डिस्ट्रिक्ट देख लिया, अब रीजनल। ठीक है, अब जो रीजनल की ड्यूटीज़ क्या बन जाते हैं? ये दो तो हैं ही हैं, कम्युनिटी और डिस्ट्रिक्ट, इसका भार तो उठाना ही है। साथ में एडिशन टू द ड्यूटीज़ डन एट द टू अबव, है ना, जो भी हमने लोअर देख लिया लेवल, लोअर लेवल के थे कम्युनिटी और डिस्ट्रिक्ट, इसके साथ साथ रीजनल लेबोरेटरीज असिस्ट करेगा एंड सुपरवाइज करेगा डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरीज को, है ना, और कम्युनिटी को, दोनों को करेगा। डिस्ट्रिक्ट को मैन करता है, डिस्ट्रिक्ट तो फिर डिस्ट्रिक्ट वाला तो कम्युनिटी देख ही लेता है।
इट एनालिसिस रेफर स्पेसिमेन एंड परफॉर्म रेंज ऑफ स्पेशलाइज एंड अदर टेस्ट एज रिक्वायर्ड बाय द वर्क ऑफ द रीजनल हॉस्पिटल। तो रीजनल हॉस्पिटल में जो होंगे, अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाला भेज दिया, जैसे कल्चर है ना, कल्चर जैसे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, अब ज़रूरत है पेशेंट को, इसके पास फैसिलिटी नहीं है डिस्ट्रिक्ट वाले के पास, तो ये कल्चर के सैंपल जो है कहाँ भेजेगा, रीजनल में, है ना। जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, समझ में आ गया, रीजनल स्तर पे भेजेगा, तो वहाँ पर कल्चर की फैसिलिटी है तो वहाँ पर वो टेस्ट परफॉर्म होगा। अब ये एक्टिविटीज़ क्या क्या होगा, ऑपरेट ए रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर, है ना, ये रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर भी ऑपरेट करता है। रिएजेंट प्रिपेयर करेगा, ये बहुत ध्यान से सुन लेना, एक्टिविटीज़ पूछेगा, रीजनल हॉस्पिटल लेबोरेटरीज़ की एक्टिविटी निम्न में से कौन कौन से हैं या नहीं है, ऐसे भी सवाल आते हैं। तो प्रिपेयर करेगा रिएजेंट, कंट्रोल, स्टैंडर्ड, है ना, सॉल्यूशन एंड अदर एज फाउंड नेसेसरी, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो प्रिपेयर करके जो है क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट को देगा, डिस्ट्रिक्ट वाला कम्युनिटी को। इस तरीके से चेन चलता है। इन्वेस्टिगेट भी करेगा, एपिडेमिक अगर परफॉर्म टेस्ट है पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस के हिसाब से कि किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर है तो। सुपरवाइज करेगा, सपोर्ट करेगा वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरीज़ को, है ना, सुपरविजन का भी काम करेगा, सपोर्ट भी करेगा। देन सेंड स्पेसिमेन रिक्वायर्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टू सेंट्रल एंड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज़। देखो डिस्ट्रिक्ट से आया उसकी जांच तो करेगा ही करेगा, क्लियर है। उसके बाद भी अगर इसको लगता है किसी स्पेसिमेन का इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, तो अब इसके ऊपर बॉस बैठा है, सबसे ऊपर वो बैठा है कौन सा, सेंट्रल वाला, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे सबसे ऊपर टॉप पे है ये बॉस है, वहाँ भेज देगा। प्रिपेयर पीरियोडिकल रिपोर्ट एंड सेंड टू द सेंट्रल एंड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज। अब जब ये रीजनल वाला, देखो कम्युनिटी वाले ने भेजा था किसको, डिस्ट्रिक्ट को रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट वाले ने भेजा रीजनल को, अब रीजनल वाला रिपोर्ट भेजेगा कहाँ पर, सेंट्रल एंड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज को, ठीक है। अभी हम डाटा की बात कर रहे हैं या रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो पीरियोडिकल बन रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना। अब देखो लास्ट है हमारा सेंट्रल एंड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, ये है आपका क्या, बॉस, ठीक है भाई। ये बॉस बोल सकते हो इसको या फिर बोल सकते हो आप हेड। तो सेंट्रल एंड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक चीज़ समझ लेंगे, इसका जो मेन काम है क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए ध्यान से पढ़ लो। सेंट्रल एंड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्लानिंग करेगा, एडवाइजिंग करेगा, ओवरऑल कोऑर्डिनेटिंग करेगा ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी सर्विसेज इन द रीजन, ठीक है। किस तरीके से, अब जैसे किसी टीबी के एलिमिनेशन का काम चल रहा है, टीबी को एलिमिनेट करना है, टीबी मुक्त भारत बनाना है, तो पूरा गाइडलाइन बैठ करके ये सारे जितने सेंट्रल वाले होंगे एक गाइडलाइन बनाएंगे किस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है, उसका पूरा रूपरेखा बना लेंगे, रूपरेखा बना करके गाइडलाइन बना करके भेज देंगे किसको, रीजनल को, ठीक है। रीजनल वाला आएगा समझेगा उसको, उसके पास आया, रीजनल वाला भेज देगा डिस्ट्रिक्ट को, बोलेगा भैया ये ऊपर से आया है, इसको आप देखो, इसके हिसाब से काम करो। डिस्ट्रिक्ट वाले बोलेंगे कम्युनिटी वाले को, है ना, कि भैया हमारे पास गाइडलाइन आया है कि आपको इसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से फॉलो करके और टीबी के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो गाइडलाइन बनाएगा सारे का सारा किसी भी डिसीज़ के ऊपर, तो वो बनाएगा सेंट्रल वाला और फिर सर्कुलेट होगा इस तरीके से, समझ आ गया बात। सेंट्रल, सेंट्रल से रीजनल, रीजनल से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से कम्युनिटी, ऐसे जाएगा ये। ऑर्डर, रिपोर्ट ऊपर, देखो दोनों चीज़ समझो, यहाँ समझो, ये हम बात कर रहे हैं केवल ऑर्डर की। ऑर्डर देगा बॉस, जब बॉस ऑर्डर दे रहा है ऊपर से बैठ के, तो ऑर्डर ऊपर से नीचे जाएगा, क्लियर। दूसरी तरफ हम बात करेंगे रिपोर्ट की, किसकी बात करेंगे, रिपोर्ट की। अब ये रिपोर्ट जो जाएगा, रिपोर्ट हमें भेजना है नीचे से ऊपर, दोनों चीज़ समझ लो, अपोजिट डायरेक्शन में, ऑर्डर आता है ऊपर से नीचे, रिपोर्ट जाता है नीचे से ऊपर, ठीक बात। मेन एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं इसके, सबसे पहला फॉर्मुलेट ए प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमने पढ़ लिया है, मेडिकल लेबोरेटरीज पर्सनल, है ना, तो कोड प्रोफेशनल के कोड बनाएंगे, कंडक्ट जितने भी हैं उसको बना करके तैयार करने का काम इसका होता है। परफॉर्म ए रेंज ऑफ स्पेशल टेस्ट
है ना, नॉट नॉर्मली अंडरटेकन इन द रीजनल। जो रीजनल लेबोरेटरीज़ के बस की बात नहीं है, वो टेस्ट, स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करने का काम भी सेंट्रल वाला को होता है। सच एज वायरल हो गया कोई, है ना, हिस्टोपैथोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, फॉरेंसिक एंड जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये रीजनल के अंतर्गत अगर नहीं हो रहे हैं तो ये कौन करेगा, सेंट्रल वाला करेगा टेस्ट। कैरी आउट अप्रोप्रिएट रिसर्च, है ना, इम्पोर्टेंस इन ऑर्डर टू ईज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को जो है आसान बनाने के लिए अप्रोप्रिएट रिसर्च उसको करना है इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ठीक है, ये सब काम जो है सेंट्रल वाले को करना है। एवेल्यूएट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्डाइज टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू टेक्नोलॉजीज अगर आया है तो उसको एवेल्यूएट करना है, और स्टैंडर्डाइज जो टेक्निक्स हैं, है ना, एडवांस जो भी आते हैं उसको क्या करना है, इसको रेगुलेट करना है निचले स्तर तक। तो ये सब काम किसका है, बॉस का है या सेंट्रल लेवल के लेबोरेटरीज का काम है। अगला क्या है इसी में, परचेस करेगा ये सप्लाइज एंड इक्विपमेंट। कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, रिएजेंट कौन सी कंपनी का लेना है, ये सब का सब परचेस करने का, परचेसिंग करने का काम सेंट्रल वाले का है। फॉर द नेशनल लेबोरेटरी सर्विस एंड ऑर्गेनाइज एफिशिएंट सिस्टम रिक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, ये सारा का सारा काम कितनी आवश्यकता है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ कहाँ कितने मशीनों की ज़रूरत है, मेंटेनेंस का, इक्विपमेंट का, ये सारा का सारा कंट्रोल ये करेगा। कम्युनिकेट करेगा एंड कोलैबोरेट करेगा विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोमोटिंग लेबोरेटरी स्टैंडर्ड। अब देखो, क्योंकि ये सेंट्रल वाला है तो बॉस है ना। अब जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिटी वाला तो जाएगा नहीं, इसकी बस की है नहीं, क्योंकि सबसे नीचे स्तर पे बैठा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाला भी नहीं जाएगा, रीजनल वाला भी नहीं जाएगा। बात कौन करेगा इंटरनेशनल लेवल पे, सेंट्रल वाला, है ना, कि लेबोरेटरीज़ की स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे होना है, किस तरीके से होना है, प्रमोट करना है, कैसे करना है। तो कम्युनिकेट करने का काम, ये बातचीत करने का काम कौन करेगा, सेंट्रल वाला करेगा, कोलैबोरेट करेगा उससे। ऑर्गेनाइज लेबोरेटरी टीचिंग सेमिनार एंड प्रिपेयर ट्रेनिंग मैनुअल फॉर द डिफरेंट लेबोरेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब समय समय पर बहुत सारी चीज़ें चेंज होते रहते हैं, प्रोसीजर हो गया, टेक्निक्स हो गए, तो उसका सेमिनार कराना, समय समय पर उसके ऊपर ट्रेनिंग देने का काम, किस तरीके से कराना है, वो सारा का सारा कंडक्ट कौन कराएगा, सेंट्रल वाला। ठीक है, अगला है सपोर्ट द वर्क ऑफ द रीजनल हॉस्पिटल लेबोरेटरीज। तो रीजनल हॉस्पिटल की लेबोरेटरीज में उनको सपोर्ट करने का काम भी सेंट्रल वाले का है। अगला है ऑर्गेनाइज रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग। हाँ, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप बीच बीच में कराने का काम भी इसी का होगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी हेल्थ केयर लेबोरेटरीज पर्सनल को समय समय पर बुलाया जाता है ना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मलेरिया का, टीबी का, बीच बीच में आते रहते हैं। पार्टिसिपेट इन द प्रॉम्प्ट लेबोरेटरीज इन्वेस्टिगेशन एंड एपिडेमिक्स एंड आउटब्रेक ऑफ सीरियस इलनेस अमॉन्ग कम्युनिटीज़। अगर कम्युनिटीज़ में कोई सीरियस बीमारी, एपिडेमिक, अगर ऐसा कोई स्प्रेड हो गया है ना, तो उसमें किस तरीके से काम करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, किस तरीके से करना है, सारा जानकारी या खुद चीज़ों को समझना या टेस्ट परफॉर्म करना, सब काम किसका है, सेंट्रल का भी है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे सारे के सारे पॉइंट। लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन, हाँ ये लास्ट है। तो लेबोरेटरी इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब ये होता है, जो आज के समय में लेबोरेटरीज है ना, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोग्राम जो जिसको हम LIS बोलते हैं। मैं पहले ही बताया था कि लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, पहले भी मैंने बता दिया। एक कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पर कोई पेशेंट आया है ना, इस कंप्यूटर में इसकी पूरी डाटा की एंट्री हो गई, एंट्री हो गया यहाँ, है ना, सैंपल ले लिया गया, बारकोड करा दिया गया एक बार। अब इसका पूरा डाटा फीड हो गया यहाँ पे कंप्यूटर पे। अब ये जाएगा लैब में, सैंपल इसका टेस्ट होगा, टेस्ट परफॉर्म होगा, है ना। LIS का सिस्टम है, पूरा नेट से कनेक्ट है, ये इंटरनेट से, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से और मशीन भी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना। मेन सर्वर होता है, मेन एक हेड सर्वर होता है, वहाँ से सब कनेक्टेड रहते हैं। अब जितने टेस्ट इस पेशेंट के लगेंगे वो सारा का सारा सर्वर के थ्रू इस सिस्टम पे चला जाएगा। ये मरीज़ का मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर पे जब रिपोर्ट तैयार होगा, रेडी होगा, तो मोबाइल नंबर पे इसके एक मैसेज चला जाएगा, या रिपोर्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इसका पूरा मरीज का हिस्ट्री या डाटा जो है इस LIS के सिस्टम में रिकॉर्डेड है।
कल को अगर मुझे कई साल बाद भी देखना है इस मरीज का डिटेल तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, है ना, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ था, क्या रीडिंग आया था, क्या रिपोर्ट आया था, पूरा डाटा इस मरीज का अब मेरे पास। हार्ड कॉपी प्रिंट भी देते हैं, है ना, जिसको आप बोल देते हो प्रिंट, समझ में आ रहा है, तो प्रिंट एक रिपोर्ट भी देते हो, देन आपका सॉफ्ट कॉपी सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर रहता है डाटा। इसको हम लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल देते हैं। समझ आ गया ये सारी चीज़ें, है ना। प्रोग्रेसिव देखना है तो पुराना डाटा निकाल करके देख सकते हो, अगर नया टेस्ट कर रहे हो तो पहले क्या था अब क्या है, ये सारा चीज़ हम बोल देते हैं लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ आए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना, और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और एमसीक्यू की बुक हम आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इस एमसीक्यू बुक को मंगाने के लिए आपको सिंपल व्हाट्सअप करना है, ये नंबर मैं आपको दे देता हूँ 7610385148, है ना। अगर इतना लंबा वीडियो आपने देखा है मतलब आपको सारी चीज़ें समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी रहा होगा लेक्चर। ठीक है, बहुत लंबा ये लेक्चर रहा और आई होप आपको समझ आ गई होगी सारी चीज़ें। आशा करते हैं इस वीडियो को लाइक करें आप, अगर आपको समझ आया तो शेयर करें अपने दोस्तों में, कमेंट्स करें अगर कोई बात रह गई हो तो, समझ नहीं आया हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।